नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुन लिए गए, उस समय वाराणसी के टूर पर थे और उन्होंने एक बात कही थी उस समय। संभवतः अगर मैं सही मुझे याद है, तो गंगा में स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने प्रेस से बात करते हुए ये कहा कि मैंने ये प्रार्थना की है कि मुझे इतनी शक्ति दे गंगा मैया और बाबा शिव, महादेव, कि मेरे हाथ से कभी कोई गलत काम ना हो। और ये भी कहा था कि कभी भी मैं किसी के प्रति बदले की भावना से कोई कार्रवाई ना कर सकूं। जिसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो कानून के अनुसार हो, मर्यादा में हो, और कोई इस तरह की शिकायत ना करने पाए कि मेरे साथ कोई ज्यादती हो गई है, जल्दबाजी हो गई है, या मुझे कोई पूरा अवसर नहीं मिला है। उनके कहने का भाव ये था, इतने सारे शब्द, इतने सारे सेंटेंस उन्होंने नहीं बोले, लेकिन उनका जो भाव था वो मैंने आपको बताया है। उन्होंने कहा यही था कि मुझे इतनी शक्ति मिले कि मैं कोई गलत स्टेप ना उठाऊं। ये 2014 की बात थी और अब 2025 है। तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इन 10.5 पौने 11 वर्षों में विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस पार्टी ने भी, ममता बनर्जी ने भी, कुछ दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी उनके प्रति दुष्प्रचार ही नहीं किया है, बल्कि उनकी छवि को बार बार तार तार करने की कोशिश की है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, उन पर झूठे आरोप लगाने की और चस्पा करने की भी कोशिशें की हैं। बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है। उन सारी चीजों को मैं दोहराना नहीं चाहता कि 10 साढ़े 10 सालों में इन विपक्षी दलों ने क्या किया है। लेकिन 2019 में भी वो चुने गए, 2024 में भी चुने गए, यानी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कुछ चीजों का उल्लेख तो मुझे करना पड़ेगा। जैसे 2014 से ही आपने और हमने देखा है कि पार्लियामेंट के हर सेशन को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनसे एक नेक्सस करके, मिली भगत करके, हर संसद सत्र से पहले कुछ ना कुछ विदेश से ऐसा कुछ उछलवाया गया कि उसको मुद्दा बना करके ये पार्लियामेंट को बाधित कर सकें। और आपको याद होगा, इस बार का जो बजट सत्र था, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट पहुंचे थे, तो उन्होंने एक तंज भी कसा था कि ये पहली बार है जब विदेशों से कोई दुम छल्ला नहीं छोड़ा गया है, कोई सुर्रा नहीं छोड़ा गया जिससे ये पार्लियामेंट को बाधित कर सके। और उन्होंने ये बात क्यों कही थी? उनके इस कथन के पीछे एक बड़ा संदेश और संकेत भी छिपा हुआ था, क्योंकि वो जॉर्ज सोरोस अब दुम दबा करके बैठा हुआ है। अमेरिका में जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सत्ता स्थापित हो चुकी है। वो हिंडनबर्ग वाला तो अपनी दुकान ही बंद करके भाग खड़ा हुआ है। जो दूसरी ताकतें थी वो कमजोर हुई हैं, और जो अमेरिका की और यूरोप की, खास तौर से लंदन की यात्राएं करते थे, उसमें भी कमी आ गई है। उनके भी कंधे थोड़ा ढलक गए हैं।
इधर जो हम देख रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह की सियासी गर्मियां पिछले 2-3 दिन में दिखाई दी हैं, ऐसी मुझे बहुत कम देखने को मिलती हैं। 2-3 मोर्चों पर काम हुआ है, हो रहा है। एक तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से जाकर के मिले हैं और उनकी लंबी बातचीत हुई है, इसको लेकर के चर्चाएं हैं, तमाम चर्चाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जिस तरीके से तमिलनाडु के गवर्नर को फटकार लगाई है, जिस तरीके से गवर्नर्स को और राष्ट्रपति तक को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो भी राज्यों की विधानसभा से कानून पारित होकर के आते हैं, विधेयक पारित होकर के आते हैं और संबंधित गवर्नर जो राष्ट्रपति भवन को भेजते हैं राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए, उनको 3 महीने के भीतर राष्ट्रपति को क्लियर करना पड़ेगा। और जो पॉकेट वीटो का अधिकार राष्ट्रपति को या गवर्नर को हुआ करता था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और राष्ट्रपति अगर 3 महीने में वो फाइल क्लियर नहीं करते हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा आदेश राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए भी शायद कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन इस समय ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम बना है, वो भी बहुत सारी याचिकाओं के जरिए उनके सामने आ चुका है। और एक दिन पहले जब हम बात कर रहे हैं बृहस्पतिवार को, तो बुधवार से उन याचिकाओं पर सुनवाई भी शुरू कर दी है सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने। कपिल सिब्बल और तमाम वकीलों की एक फौज है जो इसके विरोध में तर्क रख रही थी और चीफ जस्टिस के नेतृत्व में, अध्यक्षता में जो ये बेंच सुनवाई कर रही है, उसने एक समय तो ऐसा लगा कि जैसे वो वक्फ संशोधन अधिनियम जिसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी, उसे देश में लागू कर भी दिया गया, कई राज्य सरकारों ने उस पर अमल भी करने शुरू कर दिए हैं, लगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे करने जा रही है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, स्टे होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगा कि स्टे कर देगी। तो तब सॉलिसिटर जनरल ने कुछ तर्क रखे और तर्क रखने के बाद कुछ जिरह भी हुई। कुछ सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, क्योंकि वो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिसिटर जनरल, उनसे कुछ सवाल जवाब भी किए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें कुछ समय चाहिए, हम कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके चलते ये कानून संशोधित करना पड़ा है। और वो जाहिर है आज फिर दोपहर बाद 2 बजे से इसकी सुनवाई होगी और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। इसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को स्टे कर देती है तो ये अपने आप में एक और ऐसा अभूतपूर्व और ऐतिहासिक स्टैंड होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस पर मुझे लगता है कि इस कदम के उठाए जाने, इस फैसले के आने से पहले ही भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार तैयारियां कर रही है। कुछ राष्ट्रपति से जो बातचीत हुई है उसको लेकर के हालांकि कई लोगों का कहना है कि
हाल में चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ विदेश यात्राएं हुई हैं, तो विदेश यात्राओं की जो प्रोग्रेस होती है, जो चर्चाएं होती हैं, जो समझौते होते हैं, एक कटसी कॉल हमेशा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि ये चर्चाएं हुई हैं। इसके अलावा एक चर्चा ये भी चल रही है कि चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जून 2024 में जब सरकार का गठन हुआ था, उसके बाद से अब तक मोदी सरकार का विस्तार नहीं हुआ है। और चूंकि 2025 में अभी बिहार का चुनाव है और 2026 में दो महत्वपूर्ण राज्यों पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव हैं, तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है वो इन राज्यों का प्रतिनिधित्व अपनी सरकार में बढ़ाएगी। जैसे अन्नामलाई को तमिलनाडु से मुक्त किया गया है, वहां दूसरा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और अन्नामलाई को मोदी सरकार में सेवा करने का मौका दिया जा सकता है। इसी तरीके से बिहार में, पश्चिम बंगाल में भी कुछ चेहरे मंत्रिमंडल में आएंगे और कुछ लोगों को संगठन में भेजा जा सकता है, मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। किन किन को किया जाएगा? क्योंकि मोदी जी का ये है कि वो परफॉर्मेंस देखते रहते हैं और जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है उनको वो बाहर जाने के निर्देश भी दे देते हैं। हमने देखा है, रविशंकर प्रसाद से लेकर के प्रकाश जावड़ेकर और कई चेहरों को एक ही झटके में उन्होंने मुक्त कर दिया था कि अब आप संगठन के लिए काम करिए। और रविशंकर प्रसाद को जब बाहर किया गया था तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ था, लेकिन वो सख्त निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में भी राष्ट्रपति से चर्चा हुई होगी, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अगर वक्फ संशोधन अधिनियम को स्टे किया जाता है तो इन स्थितियों में क्या किया जाए, ये कोई पहली बार नहीं है। आपको याद होगा 2021 में जब यहाँ दिल्ली में वो 13 महीने का आंदोलन चल रहा था तथाकथित किसानों का, तो उस समय जो 3 कृषि कानून थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग डाल दिया था, एक तरीके से उन पर रोक लगा दी थी और एक समिति का गठन कर दिया कि साहब वो समिति एक रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट पर फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। वो समिति की रिपोर्ट भी आ गई, वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जमा है। उन 3 कृषि कानूनों को इंतजार करके खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने वापस ही लेने का ऐलान कर दिया। और अगर दोनों सदनों से पारित कोई कानून राष्ट्रपति की अनुशंसा मोहर के बाद अस्तित्व में कोई कानून आता है और उसको सरकार इम्प्लीमेंट करना चाहती है, अधिसूचना जारी कर देती है और उसको फिर स्टे कर दिया जाता है, तो ये किस बेस पर ऐसा किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तब कृषि कानूनों को पेंडिंग डालने से पहले नहीं बताया था। इससे एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि कानून बनाने की जगह संसद है या सड़क है, और संसद जो कानून बनाती है, जो सरकार चुनी गई है, देश के द्वारा चुनी गई है, देश की जनता के द्वारा चुनी गई है, अगर उसके द्वारा बनाए गए कानून को सड़कों पर जो ये हिंसा होती है, प्रदर्शन होते हैं, धरने होते हैं, जो हाय हुल्लड़ होता है, इसके प्रेशर में आकर के क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट अब फैसले करेगी? मैंने अपने एक पहले शो में भी कहा था
कि जिस तरीके से ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने जमीयत उलेमा हिंद को और ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड को आगे करके देश भर में जो ये धरने प्रदर्शन और ये हुल्लड़बाजी कराने का एक 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 रणनीति तय की है, इसके पीछे उन्हीं चीजों को अप्लाई करने की एक रणनीति है, इनकी एक साजिश है, योजना है, जो इन्होंने किसान आंदोलन के समय की थी। शाहीन बाग में लोगों को बैठा दिया गया था जब सीएए लागू करने की बात थी, वो टलता गया। उसके बाद काफी समय बाद, करीब 1.5-2 साल बाद उसको सरकार लागू कर पाई। लेकिन ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स इस समय विपक्ष के द्वारा की जा रही हैं और सरकार को जो एक तरीके से अपंग और पंगु करने वाली ताकतें हैं, जो किसी भी तरह के सुधार करने की राह में रोड़ा बनकर के, बाधा बनकर के खड़े होना चाहते हैं, उन ताकतों के दबाव में अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले करने लगेगी, तब क्या किया जाएगा? इस समय एक चर्चा ये भी है कि जो इस समय राजनीतिक सरगर्मियां दिल्ली में देखने को मिल रही हैं, इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि एक दिन पहले जेपी नड्डा के यहां अमित शाह, राजनाथ सिंह और कुछ दूसरे नेता पहुंचे थे और जो बुधवार की शाम को अमित शाह के यहां कई सीनियर नेता इकट्ठा हुए। तो कहा जा रहा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का किसी भी समय ऐलान होने वाला है, इसलिए ये सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक तीसरा घटनाक्रम भी है। एक घटनाक्रम तो पश्चिम बंगाल में चल रहा है इस समय, जगह जगह आगजनी, घरों में तोड़फोड़, व्हीकल्स जलाना, पुलिस बल पर पथराव करना, बीएसएफ के ऊपर भी पथराव करना और ममता बनर्जी का इमामों के साथ सम्मेलन करना एक स्टेडियम में और वहां फायरी स्पीच देना, चैलेंज करना, केंद्र सरकार को ब्लेम करना कि बांग्लादेश से वो लोगों को लाई, बीजेपी लाई और यहां हिंसा करवाई, हिंदुओं के खिलाफ भी और मुस्लिमों के खिलाफ भी, और इसमें बीएसएफ को भी उन्होंने ब्लेम कर दिया और अपने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आप बीएसएफ के खिलाफ जांच करिए और उसकी रिपोर्ट दे दीजिए। वहां जो चल रहा है और दिल्ली में जो एक घटनाक्रम चल रहा है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो एजेएल था उसके तहत जो नेशनल हेराल्ड काम कर रहा था और उसमें जो घपला घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ, उसमें ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और जब किसी केस में चार्जशीट दाखिल हो जाती है, उसके बाद जो उनकी जमानत की अवधि है वो समाप्त हो जाती है। यानी चार्जशीट जैसे ही पेश हुई तो दिसंबर 2015 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो जमानत मिली थी पटियाला हाउस कोर्ट से, अब वो जमानत स्वतः समाप्त हो गई है। तो अब ईडी के हाथ खुल गए हैं। आमतौर पर जब कोई चार्जशीट पेश की जाती है, उसके बाद कुछ कड़े कदम उठाए जाते हैं और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता, विजय नायर, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो चार्जशीट पेश हुए बिना भी संपत्तियां जब्त हुई और उनको अरेस्ट किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और उनको फिर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और फिर उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अरविंद केजरीवाल करीब 5.5 महीने, 6 महीने जेल में रह करके आए हैं जमानत पर। मनीष सिसोदिया करीब 1.5 साल। इसके अलावा 6 महीने संजय सिंह, 6 से 7 महीने के कविता
और विजय नायर वगैरह ये ज्यादा। तो ऐसे में क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसकी मैं न्यूनतम संभावनाएं बताता आ रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी इनको गिरफ्तार करके इनके प्रति किसी तरह की सहानुभूति पैदा नहीं होने देना चाहते हैं। तो जितनी भी इस समय राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, और साथ में एक घटनाक्रम और भी आप देख रहे होंगे, लगातार 2 दिन तक गुरुग्राम की एक जमीन में बड़ा घोटाला, बड़ा हेर फेर, और मैं कहूंगा कि उसका लैंड यूज चेंज करा करके जो सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा गुलगपाड़ा किया था। डीएलएफ से 7 करोड़ का कर्ज लेकर के कोई जमीन खरीदी जाती है, और वो 7 करोड़ का भी भुगतान कभी उसको नहीं हुआ जिससे कर्ज लिया गया था। लेकिन 7 करोड़ में एक जमीन खरीद करके फिर डीएलएफ को ही वो करीब 50 करोड़ में बेच भी दी जाती है। तो रातों रात 40 करोड़ से ज्यादा कमा लेने वाला आदमी, बल्कि जितने में बेची वो सबका सब उसी का। इसकी जांच चल रही है ईडी की। 2 दिन पूछताछ हो चुकी है, आज भी तीसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 53 कांपे हुए हैं कांग्रेसियों के भी और गांधी नेहरू परिवार के भी। उनको लग रहा है कि शिकंजा कस दिया गया है, और जिस तरह से गांधी नेहरू परिवार के चश्मो चराग राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फब्तियां कसी हैं, उकसाने की कोशिश की है, उनकी बेइज्जती की है पार्लियामेंट में खड़े होकर के, उनकी जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज रही, जिस तरह के इनके दौरे रहे हैं, रहस्यमय दौरे रहे हैं, स्वभाव में भी जिस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, ये उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक ये संकेत मिल रहे हैं कि अब वो जो 2014 में एक शपथ ली थी, उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए, मैंने ये प्रार्थना की है, ऐसा लगता है उससे पूरा बचते हुए, और जो भी एजेंसियां हैं वो अपनी गति से ही जितनी जांच है उनको अपने अंजाम तक पहुंचाए, तो नरेंद्र मोदी निरपेक्ष भाव से उस घड़ी का भी इंतजार कर रहे होंगे जब एजेंसियां इनको इनके मुकाम तक पहुंचाएं। 10-11 साल से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच चल रही है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने पहली बार शिकायत की थी नेशनल हेराल्ड में जो घोटाला हुआ था। एक नई कंपनी यंग इंडियन बना करके 2010 में उसके सारे शेयर भी हड़प लिए गए थे, संपत्तियां भी हड़प ली गई थी। एक एक करके अब दिल्ली की, लखनऊ की, मुंबई की वो सारी अचल संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। और जो बड़ा घोटाला हुआ था, यंग इंडियन ने 50 लाख रुपए में करीब 2000 करोड़ की संपत्ति वाले एजेएल को, यानी नेशनल हेराल्ड की मूल एजेंसी को, उसकी संपत्तियों को ग्रैब किया था, हड़प लिया था। तो उस पर यह कार्रवाई चल रही है। और वो गुड़गांव वाली जमीन, शिकोहापुर वाली जमीन, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ चल रही है, तो इस समय ये जो गांधी नेहरू परिवार और इनके जो दामाद हैं, इन सब पर एक साथ शिकंजा कसा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कई मामले हैं जिनको लेकर के इस समय मोदी सरकार बहुत सीरियस दिखाई दे रही है, और अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ी और कड़ी कार्रवाइयां अमल में आए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और इनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।